हेलो। आवाज भी सही आ रही है? ऑल सेट। पढ़ लिया तुमने? मैंने जब लास्ट लास्ट तुमको कहाँ तक दिखा था, क्या बोल रहा था मैं? फिर वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। SQC1 SC220 में डिफरेंस कराया था, वो दिख गया होगा तुम्हें, या वो रह गया था? डिफरेंस डन। अच्छा। हाँ, तो बस मैंने उतना ही पढ़ाया था, उसके बाद मैंने देख लिया था तुम्हारे मैसेजेस की हैंग हैंग, उसके बाद आगे कुछ नहीं पढ़ाया। उसके बाद अब शुरू करने हैं। मैंने तुमको कहा था कि तुमको 5 मिनट लेने तो ले लो, एक बारी सारे पन्ने पलट के देख लो कि तुमको सब चीज़ें समझ में आ रही है, कोई डाउट दिक्कत परेशानी कहीं पे है तो पूछ लो। फिर हम क्वेश्चन बैंक पे मूव करेंगे। तो कोई बात नहीं, 1 घंटे की क्लास लेंगे हम। और क्या, उतने में खत्म हो जाएगा, आज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। डोंट वरी, अगर एक घंटे बाद भी बंद हो जाती है तो मैं देखता हूँ इसमें क्या इशू है। पन्ने पलटे किसी ने? एक बारी देखा पीछे जाके? बताओ ना मुझे, किसी ने देखा या कर ले कंटिन्यू? हेलो। क्या हुआ, फिर से नहीं दिख रहा क्या मैं? यस सर, हाँ जी देख लिए, ठीक है जी। देखो, कंटिन्यू करते हैं। देखो देखो देखो, 3 टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स का नाम है मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि आपकी फर्म क्वालिटी के साथ काम कर रही है क्या नहीं, उसको रिव्यू कौन करे। 3 अथॉरिटीज हैं, एक पीयर रिव्यू बोर्ड, एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड तीसरा नफरा। सही है। नफरा के बारे में तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि नफरा बहुत ही जालिम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नफरा क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक एजेंसी, एक बॉडी है जिसके 2 काम है। देखना कि सीए फर्म्स और सीए अच्छे से काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऑडिटिंग द ऑडिटर्स। और दूसरा, रिकमेंडिंग द स्टैंडर्ड्स टू गवर्नमेंट। सही है। पहला देखना कि भैया सीएस अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और दूसरा स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि सर गवर्नमेंट को कि आपको ये इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। बनाता आईसीआई है स्टैंडर्ड्स, लेकिन उसको देख के उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट करके वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, नफरा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ 132(1) ऑफ कंपनीज एक्ट। नफरा की ड्यूटीज क्या है? देखना कि भैया एसएस और एएस का कंप्लायंस हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ओवरसी करना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इंश्योरिंग कंप्लायंस हो रहा है एंड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। इसके पास किस किस चीजों की पावर है? मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस, कि वो देखेगी कि कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो वो तुमसे जबरदस्ती कंप्लायंस करवा सकती है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है उसको देख सकती है एंड तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। किसके ऊपर? सीए फर्म्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर नहीं। कंपनी के ऑडिटर्स का ऑडिट
नफरा करता है। बात समझ में आई कि जो ऑडिटर्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे। ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, इंड एस को भी देखता है, मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दोनों चीजें आ गई, नॉर्मल वाले भी और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी। क्योंकि बड़ी, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये देखो क्या लिखा हुआ आगे कि किन किन कंपनीज के ऑडिटर को देखता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि लिस्टेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, जिसमें मेजरली पब्लिक का पैसा बहुत ज्यादा लगा होता है, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिटर्स का काम देखता है वो। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज तो इंडिया ऐसी फॉलो करती है ना, है ना। तो इन सारी कंपनीज को, अदर कंपनीज जो भी नफरा के रूल 3 में प्रोवाइड करी गई होती हैं, इन सारी कंपनी के ऑडिटर्स का काम देखता है कि भैया वो एसए और एएस के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर उसे लगता है नहीं कर रहे तो वो एनफोर्स भी करा सकता है कि भैया आपको ऐसे ही काम करना है, प्लस में इन्वेस्टिगेशन भी बैठा सकता है उनके ऊपर। ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विसेज ऑफ लिस्टेड कंपनीज फॉल अंडर द परव्यू ऑफ नफरा। सही है। अब आईसीएआई ने सोचा कि भैया सरकारी काम है, फंस जाएंगे, नफरा इससे पहले हमको पकड़े, हम खुद ही अपने आप को ठीक कर लेते, है ना। तो आईसीएआई ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया, पीयर रिव्यू बोर्ड। पीयर रिव्यू बोर्ड का क्या मतलब होता है कि भैया आपके जो पीयर्स हैं वो ही आपको देख के बता दे कि भैया आपकी क्वालिटी सही है क्या नहीं है। आपके पीयर्स कौन हुए, ये सारे बच्चे जो चार्ट बुक्स में चार्ट लिख रहे हैं, मेरे पीयर्स कौन हुए, अक्षांश सर या बाकी टीचर्स जो भी मार्केट में है। तो सीए फर्म्स के पीयर कौन हुए, जो दूसरी सीए फर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो पीयर रिव्यू बोर्ड का मतलब है कि पीयर्स ही आपस में एक दूसरे का रिव्यू करें और उन्हें मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट बता दें। मकसद ध्यान रखना, मकसद क्या है। वो एक कॉमेडियन था ना जिसकी लाइन थी कि मकसद नहीं भूलना भाई, मकसद नहीं भूलना। तो मकसद ये नहीं है कि हम आपको पनिश करें, मकसद पीयर रिव्यू बोर्ड का ये है कि हम आपको मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट बताएं, हम आपकी क्वालिटी को इंप्रूव कराएं। बात समझ में आ रही है। कौन कौन सी, किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल ऑफ आईसीएआई। ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर कि असाइनमेंट कैरी करते वक्त, असाइनमेंट करते वक्त, ऑडिट करते वक्त, कोई भी एश्योरेंस असाइनमेंट करते वक्त लोग टीपीई, टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, कि फर्म्स के पास प्रॉपर सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन का, जिससे कि हमें पता भी लगे इतना प्रॉपर सिस्टम है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली से हो रही है कि वो दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे कि भैया हमारी क्वालिटी अच्छी है। क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, मेंट फॉर पर्पस ऑफ एनहांसिंग द क्वालिटी नॉट पनिशमेंट। सही है। रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल एंड यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट्स। यहाँ पे ना साइड में एक डांस एकेडमी है, डांस एकेडमी पता नहीं सिंगिंग गाइड में छोटे बच्चे आते हैं उधर। तो एक बच्चे की मम्मी रोज 6:15 आके यहाँ पे 15 मिनट स्कूटी का फोन बजाती है उसको बुलाने के लिए नीचे। भाई साहब वो बच्चा भी उतर के नहीं आता, एक बार वो बजाती रहती घड़ी घड़ी, इतनी इतनी चिढ़ हो जाती है ना मेरे को कभी कभी तो उससे। भाई साहब डिक्ट टाइम पे पहुंचेगी और 15 मिनट फोन बजाएगी स्कूटी का। पहले मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि भैया कौन है, चुप हो जाओ प्लीज, मेरे को वीडियो बना लेने दो। Peer review means an examination and review of system and procedures। आपकी फर्म में जो भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो भी प्रोसीजर्स लगे हुए हैं, वो उनको देखते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि जो भी सिस्टम्स लगाए हैं प्रैक्टिस यूनिट ने। प्रैक्टिस यूनिट कौन, कोई बताएगा मुझे प्रैक्टिस यूनिट कौन, बताओ जरा। सीए फर्म, राइट।
प्रैक्टिस यूनिट इज सीए फर्म, यानी कि जो भी फर्म ऑडिट कर रही है, जो भी फर्म प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि प्रैक्टिस फर्म ने सही प्रोसीजर सिस्टम्स लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे, और वो टीपीई यानी कि टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स का अलोंग विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे सिस्टम्स, जैसे प्रोसीजर्स इन टीपीई स्टैंडर्ड्स ने बोले हैं, as envisaged by the TPE procedures, TPE standards and other regulatory requirements, वैसे standards लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे। Once a practice unit is subject to peer review, its assurance engagement records pertaining to the peer review are subject to examination and review by the peer reviewer। फिर जब एक फर्म आती है, देखो होता ऐसे है कि पहले तो आपके फाइनल में ना चैप्टर भी था पीयर रिव्यू का, तो हर 4 साल में, हर 3 साल में एक सीए फर्म का ऑडिट किया जाता है, पीयर रिव्यू करा जाता है बेसिकली। उसमें ना जो पीयर रिव्यूअर होता है वो सीए फर्म को बताता है कि भैया हम आपका रिव्यू करने आएंगे। और उससे भी पहले ऐसा होता है कि आईसीआई डिसाइड करता है, आईसीआई एक सीए फर्म को चिट्ठी भेजता है कि भैया देखो आपका पीयर रिव्यू होना है, पीयर रिव्यू ड्यू है, तो इन 4 पीयर रिव्यूअर्स में से आप चूज कर लो कि आपको किससे रिव्यू कराना। तो सीए फर्म अपनी प्रेफरेंस लिख के भेज देती है, ठीक है, उसने बोला कि भैया एबीसीएन कंपनी से कराना है, बीसीएन कंपनी से कराना है, तो उसमें से एक सीए फर्म उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करी जाती है और उनको बताया जाता है कि भैया ये आपका रिव्यू करेंगे। फिर जो रिव्यूअर होता है ना, उनको एटलीस्ट 15 दिन पहले एक फॉर्म भेजता है जिसमें वो पूछता है कि भैया हम आने वाले हैं और आप हमें बता दो कि कौन सी असाइनमेंट्स आपने करी है। उन असाइनमेंट्स में वो फॉर्म भर के भेजती है सीए फर्म। फिर उन असाइनमेंट्स में से वो 2-3 असाइनमेंट्स चूज करते हैं कि भैया तुमने रिलायंस का ऑडिट करा, तुमने टाटा का करा, तुमने फलाना ढिमकाना का ऑडिट करा, तो ये 3 ऑडिट्स हम चेक करने वाले हैं और इनके डॉक्यूमेंटेशन प्लीज तैयार रखना, हम इतने दिन में आ जाएंगे। तो वो सब कुछ तैयार रखते हैं, सरप्राइज नहीं होता कि धप्पा हम पहुंच गए दिखाओ अपने डॉक्यूमेंटेशन। पहले प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, उनको पूरा मौका दिया जाता है सब कुछ तैयार रखने का। फिर पीयर रिव्यूअर आता है, सब कुछ देखता है और उसको रिकमेंड करता है कि भैया तुमको ये ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए। अगर पीयर रिव्यूअर को लगता है कि भैया सब कुछ ये सही कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी बढ़िया है, तो वो एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है इन केस ऑफ एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, यानी कि एक क्लीन रिपोर्ट इश्यू कर देता है। अगर उसको लगता है कि भैया कुछ गड़बड़ है तो वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करता है और प्रैक्टिस यूनिट को यानी कि सीए फर्म को ये बता दिया जाता है कि भैया आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट अभी हम इश्यू नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, अलोंग विद रीजंस, ठीक है। और फिर उसको बताई जाती है कि हम 6 महीने बाद फिर से आएंगे, यानी कि कोई भी एक ड्यू डेट जिसपे आपका फॉलो ऑन रिव्यू होगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा। सही है, तो पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि मकसद नहीं भूलना मकसूद भाई, मकसद है क्वालिटी इनहैंस करना, नॉट पनिशमेंट देना। तो हम सरप्राइज नहीं देते, हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उनको बताते हैं कि भैया इस दिन हम आ रहे हैं, अगर सही होता है तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, अगर सही नहीं होता है तो हम पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं करते, उनको बताते हैं कि भैया क्या क्या कमियां थी, इस तारीख पे हम दोबारा आएंगे, इन कमियों को सुधार लेंगे। अब कमियां कैसी हो सकती हैं कि भैया फर्म ने जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करा है उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं डाल रखी, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर डिटेल्ड नहीं है जिससे कि सामने वाले बंदे को पता चले कि भैया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एविडेंस लिए कि नहीं लिए, प्रॉपर प्रोसीजर्स किए नहीं किए। तो वो उनको बोलते हैं कि भैया अपने डॉक्यूमेंट्स को ना प्रॉपर कर लो, इसमें सफिशिएंट डिटेल ऐड कर दो और फिर हम एक बार दोबारा आएंगे, आपका फॉलो ऑन रिव्यू करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करना है कि नहीं करना। सही है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सीए फर्म्स को तभी दिए जाते हैं जब उनके पास एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होता है। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी पीयर रिव्यू बोर्ड में या एनएफआरए नफरा में? हाँ जी, क्लियर। ईशा बोल रही है क्लियर, प्रतीक गुप्ता बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अर्शदीप बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2 चीजें कर ली। मित्तल बोल रही है क्लियर, एक सेकंड मित्तल आप मेरे को क्लियर करो कि आर यू बॉय और आर यू गर्ल, ताकि मैं अगली बार से वैसे ही डिनोट करूं। मैं हर बार कंफ्यूजन में रहता हूँ आपका नाम पढ़ के।
सॉरी, क्योंकि ये बैच ही ऐसा है, मैं 2 बार बच्चों को बोल चुका हूँ, दोनों दोनों ने कहा कि हम लड़कियां हैं, तो आप मुझे प्लीज बता दो। आई एम गर्ल सर, सही। तो एक लड़का आया था ऐश्वर्या, तो इसीलिए ना मैं पूछ ही लेता हूँ कि व्हाट डू यू, कुछ भी हो सकता है कि, चलो वो जोक नहीं मारते, रहने देते हैं। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की तरफ हम मूव करते हैं कि हमने समझ लिया नफरा जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, पूरा कंट्रोल सरकार का, गवर्नमेंट का है। पीयर रिव्यू बोर्ड जिसपे पूरा कंट्रोल काउंसिल ऑफ आईसीआई का है, और एक बीच का मिला जुला क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो कि 2 लोगों से मिलकर बनाए, जिसमें कुछ मेंबर्स काउंसिल के होते हैं और कुछ मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और प्लस कुछ मेंबर काउंसिल ऑफ आईसीआई के होते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के बनता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। देखो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या काम करता है, कोई गेस करना चाहेगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या काम करेगा? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बता दो, जोक बता दो बाद में। नाम से क्या लग रहा है? क्वालिटी का रिव्यू करता है, क्वालिटी का रिव्यू करता है, इतना ही काम है इसका, क्वालिटी का रिव्यू करता है। लेकिन इस पे लिखते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या करता है? रिव्यू करता है क्वालिटी का, रिकमेंडेशंस देता है, इंप्रूवमेंट के लिए, रिकमेंडेशंस देता है काउंसिल को इंप्रूवमेंट के लिए, और लास्ट में इंप्रूवमेंट्स के लिए गाइडलाइन इशू करता है। देखो पढ़ते हैं एक बार। 3 काम करता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। पहला रिकमेंडेशंस देता है काउंसिल को, सबसे पहला रिव्यू करता है क्वालिटी को, फिर रिकमेंडेशन देता है काउंसिल को, और इंप्रूवमेंट के लिए गाइडलाइंस सजेस्ट करता है। देखो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ सीजी वाले, कुछ काउंसिल ऑफ आईसीआई वाले। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हैज बीन सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ आईसीआई। सही है, इसमें दोनों मिले जुले लोग हैं। इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहला तो ये रिव्यू करता है कैसी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के मेंबर्स, फिर रिकमेंडेशन देता है काउंसिल को रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, और गाइड करता है इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को कि भैया आप अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सही है, तीनों ही लोग क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का काम करते हैं। नफरा भी, नफरा कॉन्स्टिट्यूटेड है प्योरली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पीयर रिव्यू बोर्ड भी, पीयर रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है प्योरली बाय काउंसिल ऑफ आईसीआई। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, कुछ काउंसिल ऑफ आईसीआई के लोग। नफरा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो देखेगा, वो आपसे इंश्योर भी करा सकता है, जबरदस्ती कंप्लायंस भी करवा सकता है, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। पीयर रिव्यू बोर्ड को इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, पीयर रिव्यू बोर्ड सिर्फ आपको रिकमेंडेशंस देता है और एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट देता है। अगर आपका काम क्वालिटी वाइज नहीं है तो वो आपको बताता है कि भैया मैं पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट अभी नहीं दे रहा, आप ये सुधार कर लो, फिर हम दे देंगे एक बार फॉलो अप रिव्यू करके। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रिकमेंडेशन देता है काउंसिल को, रिव्यू करता है और गाइड करता है मेंबर्स को कि भैया ऐसे तुम अपना काम क्वालिटी वाइज कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में ना एक पैनल होता है जिसमें सीए फर्म्स का नाम होता है। तो अगर कभी फ्यूचर में आप लोग भी अपनी सीए फर्म खोलोगे तो एज अ पैनल मेंबर आप अप्लाई कर सकते हो। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बाद आप अपना नाम लिस्ट करा सकते हो कि भैया हमारा भी नाम लिस्ट कर दो, हम भी क्वालिटी रिव्यू करना चाहते हैं दूसरी फर्म्स का, है ना। तो द रिव्यू इज कैरिड आउट बाय टेक्निकल रिव्यूअर्स फॉर एम्पैनल्ड बाय क्यूआरबी ऑन एंगेजमेंट बेसिस।
एक और डिफरेंस, पीयर रिव्यू बोर्ड वाले में जो बंदा आता है चेक करने उसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यूअर, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में जो बंदा चेक करने आता है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल रिव्यूअर। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी यहां पर? ये क्या कर दिया मैंने? टेक्निकल रिव्यूअर, हाँ जी, नफरा करता है सरप्राइज चेक, पीयर रिव्यू बोर्ड वाले नहीं करते हैं। और एक चीज और रहेगी लास्ट में, देखो अब तुम्हें पता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या होता है, तुम्हें पता है कि भैया जो नफरा है वो बड़ी कंपनीज का ऑडिट करता है, तो नफरा के पास ये भी पावर है कि वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को बोल सकता है कि भैया तुम बाकी कंपनीज का ऑडिट करो, जिसका वो नहीं करता, यानी कि छोटी कंपनीज का, कोई अनलिस्टेड कंपनी का जो लिस्ट में नहीं है, जो उसके ऊपर नहीं है, तो नफरा बोल सकता है कि भैया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को तुम इसका रिव्यू कर दो, इनका भी रिव्यू करा सकता है, किसी और का भी करा सकता है। Quality review board can review quality of audit service provided by the member institute only in respect of entities other than those specified in Rule 3 of NAFRA rules and those referred to QRB by NAFRA under relevant rules. तो इनका तो ये जो एंटिटीज लिस्टेड है इनका रिव्यू करेगा नफरा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बाकी जो बच गई कंपनीज उनका रिव्यू करेगा, और अगर नफरा ने किसी एंटिटी को रेफर किया कि भैया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड तू इनका रिव्यू कर, तो वो उसका भी कर देगा, बशर्ते कि वो रूल में हो, यानी कि वो अलाउड हो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को करना। रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम सिर्फ इतनी सी ही लाइन याद कर लो। यहां पर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। एंड बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन बैंक, प्लीज तुम लोग मुझे बता दो कि तुम्हें चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आ गया, कहीं भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? इजी, इजी तो नहीं है बेटा ये चैप्टर बच्चे को कतई समझ नहीं आता। तुम अपने आसपास अपने पीयर से जरा पूछ के देखना, SQ7 और SA220 इतने परेशान है ना बच्चे, तुम पूछ के देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा। बस सही है, तुमको इजी लगा ना, इतना ही बहुत है। क्लियर क्लियर, यस सर, वेरी नाइस। अब मूव करें क्वेश्चन बैंक पे, और क्वेश्चंस कराने से पहले थोड़ा सा ज्ञान तुम्हें दूंगा मैं। तुम मुझे बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्वेश्चन बैंक? कि सर एक तो पहले आपने इतनी बड़ी किताब दे रखी है ICI ने, स्टडी मैट दे रखा है, पहले वो याद करो, फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन याद करो। हाउ डू यू अप्रोच अ क्वेश्चन बैंक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्वेश्चन बैंक? फिर हम अपने क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। टेल मी। व्हाट इज योर अप्रोच टू डू अ क्वेश्चन बैंक? कैसे देखते हो आप क्वेश्चन बैंक को, कैसे अप्रोच करते हो? Just like a practice book. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। गो थ्रू अप्रोच, इफ कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस करना। देखो आपको क्वेश्चन बैंक को किस तरह से अप्रोच करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आंसर्स नहीं होते, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर नहीं देखोगे, आप सोचोगे, आपको सोचना है कि भैया इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। बच्चे बहुत पूछते हैं ना कि सर ऑडिट में एग्जामिशन कैसे लाएं, ऑडिट में नंबर कैसे लाएं, ऑडिट में नंबर नहीं आते। पहली बात तो तुम अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि तुमको कुछ ऐसा नहीं पता जो किसी और को पता है, और वो अगर तुम्हें पता लग गया तो तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, चीजें तो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, है ना।
एक ही प्रेजेंट, तुम्हारे नंबर कटते ही नहीं है प्रेजेंटेशन के। मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, तुम बचपन से सुनते आ रहे हो वही सेम बातें कि भैया पहले अपना थ्योरी वाला कंटेंट लिखना है, उसके बाद तुम्हें फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन लिखना है, इतनी ही प्रेजेंटेशन। तुम 20 साल से पेपर देते आ रहे हो, इससे ज्यादा बड़ी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। और ऐसा भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे कोई प्रेजेंटेशन के नंबर कटते हैं। तुम्हारे अगर नंबर कटते हैं तो वो सिर्फ कंटेंट के कटते हैं। दूसरा भ्रम बहुत बच्चों के मन में होता है कि भैया शायद ऑडिट में तो पूरे थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट में कहाँ पूरे नंबर मिलते हैं? मिलते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर तुमने किसी ने पहले अटेम्प्ट दिया है तो अपनी ही आंसर शीट देख लेना, तुम्हें किसी ना किसी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क के क्वेश्चन में, 5 मार्क के क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, और दुनिया भर की आंसर शीट सर्कुलेट करती है टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। हर एक आंसर शीट में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पूरे मार्क्स मिले होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया पूरे मार्क्स तो मिलते हैं बशर्ते तुमने सही चीजें लिखी हो। योर मेन फोकस शुड बी ऑन द मेन बुक, जिससे मैंने तुम्हें कंटेंट पढ़ाया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक सिर्फ एक टूल है ये असेस करने का कि आपने अपनी मेन बुक को कितने अच्छे से याद किया, आपको अपना कंटेंट कितने अच्छे से आता है। सही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बैंक का कोई रोल नहीं है। आपको क्वेश्चन बैंक्स के आंसर कतई याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। क्वेश्चन बैंक सिर्फ इसीलिए होता है कि आप देखो कि भैया सामने वाला इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है क्या नहीं कर रहा कि भैया ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और उसमें मेरे को क्या लिखना है। और फिर जब आपको पता चल जाता है कि भैया हाँ ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आपको रिकॉल करना है कि मैंने उस टॉपिक में क्या पढ़ा था और बुक में जितने पॉइंट्स लिखे थे मेरे को कितने याद आ रहे हैं। ऐसी कोई धमाल प्रेजेंटेशन नहीं है जिसको करके आओगे तो तुम्हें कंटेंट याद नहीं करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर हमेशा कंटेंट के ही होते हैं। तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम वो वाले क्वेश्चन मार्क करोगे जिसमें तुम्हें स्ट्राइक नहीं किया कि भैया इस क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्वेश्चन 1 में स्ट्राइक नहीं किया, मेरे को नहीं पता चल रहा कि भैया इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए, तो तुम उसको मार्क करोगे। जोन से क्वेश्चन आपको पता चलते जा रहे हैं, जोन से क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं कि भैया इसमें ये आंसर आएगा, उसमें वो आंसर आएगा, तो अपने माइंड में पहली बात तो रिकॉल करो। अगर तुम्हें रिकॉल आ रहा है तो उस क्वेश्चन पे काटा मार दो कि हाँ चलो ये क्वेश्चन मेरे को आता है, इस पे मैंने भैया पूरा काटा मार दिया, अब मेरे को दूसरी बार नहीं देखना। जो क्वेश्चन आज पहली बारी में सोल्व हो रहा है वो एग्जाम में भी होगा। हैव कॉन्फिडेंस। इतना बड़ा सिलेबस है, 400 पेज की किताब, 400 पेज का क्वेश्चन बैंक, तो सब नहीं याद करना है, सिर्फ एक मेन किताब याद करनी है। इसीलिए मैं मेन किताब पे इतना जोर डालता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया छोटी किताबों के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि अगर तुम छोटी किताबों पे जाओगे तो फिर तुम्हें 400 पेज का क्वेश्चन बैंक भी याद करना पड़ेगा। पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन माय बॉय। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तुम कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि भैया उस ये क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट पूछा जा रहा है। तो पुट योर मेजर एफर्ट्स इन द मेन बुक, ओनली 10 to 20%, 20% भी बहुत ज्यादा हो गया, 10 to 15% एफर्ट शुड गो इनटू योर क्वेश्चन बैंक। एंड सेम गोज विद टाइम कि 90% टाइम तुम्हारा मेन बुक में जाना चाहिए, 10% टाइम तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में जाना चाहिए। अगर तुमने मेन बुक अच्छे से करी है, अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, तुम्हें नंबर मिलेंगे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक कराना शुरू करूंगा। अब तुम मुझे खुद बताना कि भैया कहां पे क्या आना चाहिए। अब गेट योर कीबोर्ड्स रेडी। अब मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं, है ना। मैं तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और तुम मुझे बताना कि इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो मैंने तुमको ये बुक में पढ़ाया था, तो क्या तुम्हें क्वेश्चन बैंक से वो चीज दोबारा याद करने की जरूरत है? नहीं है। मेन बुक में जो चीज, जो लैंग्वेज तुमने याद करी है, तुम वही लिखोगे। फैक्ट ऑफ द केस क्या याद करने की जरूरत है? नहीं भाई, क्वेश्चन बैंक वाले ने लिख के दे रखे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि भैया ये फैक्ट ऑफ द केस इस तरह से लिखना है। उसको याद नहीं करना है, ना ही कंक्लूजन को याद करना है, ना ही क्वेश्चन बैंक में से कंटेंट को याद करना है। कंटेंट को याद करना है मेन बुक में से, फैक्ट ऑफ द केस तुम अपने हिसाब से लिखोगे, कंक्लूजन तुम अपने हिसाब से लिखोगे। अगर तुम्हारा कंटेंट मेन बुक वाला सही है, एग्जैक्ट है, तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे।
सही है? किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी यहां तक मुझे बता दो। कोई भी कुछ भी बात पूछना चाहता हो तो पूछ लो। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन इन एवरी लेक्चर, इन एवरी क्वेश्चन बैंक, कि भैया क्वेश्चन बैंक का पर्पस ये नहीं है कि तुम उसको याद करो, इट इज जस्ट अ टूल टू असेस कि तुमको कितना आता है। तुमने 10 क्वेश्चन पढ़े, तुमको पता चलेगा कि भैया मैं कितना कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पा रहा हूं, कितने कॉन्सेप्ट्स मेरे को याद है। इट इज जस्ट अ टूल टू असेस योरसेल्फ, not something, not a book to read, not a book to learn, just a tool to assess yourself कि तुम्हें कितना आता है। समझ में आ गया क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्वेश्चन बैंक को किस तरह से अप्रोच करना। गेट इट सर? गेट इट नहीं होता, गोट इट होता है, या गेट इट भी हो सकता है, मैंने तो गोट इट ही सुना बचपन से। ठीक है सर, तो चलो हम पढ़ के देखते हैं, और अब तुम मुझे बताओगे कि भैया कहाँ कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बैंक मैंने तुमको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, जिस बच्चे के पास नहीं है वहां से डाउनलोड कर सकता। एबीसी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज द पॉलिसी टू एक्सेप्ट क्लाइंट्स wherein the risk evaluation is conducted with respect to its company and its promotion। तो हमने पढ़ा था कि भैया किसी भी क्लाइंट को लेने से पहले आप कुछ कुछ चीजें देखोगे, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कंप्लायंस, है ना। तो इनके पास भी एक पॉलिसी है, अच्छी बात है। XYZ अप्रोच्ड ABC एंड एसोसिएट, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उनने ABC को अप्रोच किया, और जो प्रमोटर है XYZ का वो एक फैमिली फ्रेंड है, वो मिस्टर ए का, और मिस्टर ए कौन है? मैनेजिंग पार्टनर इन ABC लिमिटेड। तो आपकी एक सीए फर्म है ABC लिमिटेड, एक XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने आपको अप्रोच किया और आपके पार्टनर की उससे बहुत अच्छी दोस्ती, ठीक है। XYZ लिमिटेड इज इन द न्यूज प्रीवियस ईयर फॉर सर्टेन इंक्वायरीज फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज। खबर आई थी कि भैया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उन पर रेड वेड मारी है कुछ, यानी कि क्लाइंट की बिजनेस रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है ना। पॉइंट याद आ रहा है? भोली पंजाबन बिजनेस रेपुटेशन वांटेड वाला पोस्टर। फिर एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड हैज रिजाइंड एंड हैज क्रिएटेड अ कैजुअल वैकेंसी। एग्जिस्टिंग ऑडिटर भी छोड़ के चला गया, ये वाला पॉइंट याद आ रहा है? उसी में लास्ट वाला नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म आ रहा है याद? और ये कौन से पॉइंट के थे? लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, अच्छे क्लाइंट लाओ। कर पा रहे हो कनेक्ट? तो दो चीजें अच्छे क्लाइंट वाले उससे आ गई, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म। XYZ लिमिटेड बोलती है, यस एग्जैक्टली, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। XYZ लिमिटेड ने बोला कि भैया तुम मेरी ऑडिट कर दो ना, मैं तुमको 25% ज्यादा पैसे दूंगी। एंड हैज अप्रोच्ड ABC एसोसिएट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। मिस्टर ए जो कि ABC में पार्टनर थे, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि हाँ भैया ले लो, इनकी ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, हम कर देंगे। तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द टोन एट द टॉप ऑफ ABC एंड एसोसिएट्स? व्हाट आर द कंसिडरेशंस one should exercise in uphold the firm? कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आप इससे क्या समझते हो। तो पहली बात तो क्या हमें ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए? मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए है, कहां गया, मैनेजिंग पार्टनर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? देखो हाँ, नहीं करना चाहिए, यहां तक तो सब बच्चे आ जाएंगे। देखो सबको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जिसने ऑडिट नहीं भी पढ़ी उसको भी पता चल जाएगा। अब पॉइंट ये है, तुम मेरे को ये बताओ कि इसमें कौन से दो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। पहला तो तुमने बता दिया इंटीग्रिटी वाला कि भैया इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट्स हमने चेक करी, वो सही नहीं है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि भैया ज्यादा पैसे ले लो लेकिन ऑडिट कर दो, और अब मिस्टर ए कह रहे हैं कि हाँ भैया हम ज्यादा पैसे ले लेंगे, ऑडिट कर देंगे तुम्हारा। ये कहां पढ़ा था? फोटो थी किताब में कुछ? क्लाइंट कह रहा है पैसा ले लो, ऑडिट कर दो। ऑडिटर कह रहा है तू पैसा फेंक के मार ना मेरे मुंह पे, मैं गिरे हुए पैसे भी उठाता है। ये था, देखा था हमने, यस, कमर्शियल कंसिडरेशन।
तो कमर्शियल कंसिडरेशन वाला पॉइंट किस में था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। पहला वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। कमर्शियल कंसिडरेशंस, तीन चीजें पढ़ी थी, कमर्शियल कंसिडरेशन है ना, और सफिशिएंट रिसोर्सेज, और कमिटमेंट टू क्वालिटी। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू पर्सन आर डिजाइन टू डिटरमाइन कमिटमेंट टू क्वालिटी। ये वो वाला पॉइंट था कॉम्पेंसेशन वाला, है ना, कॉम्पेंसेशन वाला। तो पहले तो तुम ये 3 पॉइंट लिखोगे लीडरशिप क्वालिटी वाले, फिर तुम इंटीग्रिटी वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो कि इंटीग्रिटी क्लाइंट में देखनी चाहिए तो क्या क्या देखना चाहिए, वो 5-6 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर तुम अपना फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे। फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखोगे? जो भी फलाना ढिमकाना जो भी क्वेश्चन में लिखा है सेम चीजें, कि भैया गिवन सिचुएशन में क्या है कि एक प्रपोज क्लाइंट है जो कि क्लोज एसोसिएट है, फैमिली फ्रेंड है, उसके बाद उस पर इंक्वायरीज भी चल रही है, रेगुलेटरी इंक्वायरीज, फिर उसके बाद भी मिस्टर ए उसको ऑफर करने के लिए बोल रहा है तो हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे कि आपको वाइटल इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लेनी चाहिए और आपको डिसाइड करना चाहिए अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, प्लस आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये बातें समझ में आ गई? क्या क्या लिखना है कॉन्सेप्ट में? 2 चीजें लिखनी है, एक तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कमर्शियल कंसिडरेशन, कमिटमेंट, कमर्शियल कंसिडरेशन, सही कॉम्पेंसेशन एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज। फिर आप लिख सकते हो इंटीग्रिटी के बारे में कि इंटीग्रिटी के वो 7-8 पॉइंट जो हमने पढ़े थे वो थोड़ा शॉर्ट में लिख देना। फैक्ट ऑफ द केस लिख देना और कंक्लूजन लिख देना। फैक्ट ऑफ द केस आपको क्वेश्चन में से ही उठाना होता है, कंक्लूजन आपको 2 लाइन का लिखना होता है। अब क्या आपको ये पूरा आंसर याद करने की जरूरत है? मुझे बस ये बता दो, या पढ़ने की भी जरूरत है? नो, जरूरत नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए यार। क्योंकि क्यों आपको फालतू का इतना टाइम देना है? ये जो एग्जाम इसने अपने हिसाब से बस लैंग्वेज लिख के दे रखी है, ठीक है। आप अपने सही पैटर्न पे चलो। आप पहले अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, फिर आप फैक्ट ऑफ द केस एक्सप्लेन करो और फिर आप कंक्लूजन एक्सप्लेन करो। फैक्ट ऑफ द केस का अगर आप नहीं लिखते हो तो 1 नंबर कट जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ फैक्ट ऑफ द केस लिखते हो तो मिलता नहीं है 1 नंबर। तो फैक्ट ऑफ द केस का नंबर डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट पे, और मेजरली नंबर आपके सारे कॉन्सेप्ट के होते हैं। फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन का 1 नंबर मिलता है, विच डिपेंड्स कि अगर आपने कंटेंट सही लिखा है तो आपका फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन का भी 1 नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? आप अपने छोटे नोट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। पहली बात तो अब देखो, अब आपको कैसे अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करना है डेली। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब आपके माइंड में दोनों चीजें स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी? मान लो आपको इंटीग्रिटी तो स्ट्राइक हो गया, ठीक है, लेकिन आपको कमर्शियल कंसिडरेशन वाला पॉइंट स्ट्राइक नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे? आप मार्किंग करो, 1 सेकेंड ना, आप मार्किंग करोगे कि XYZ Limited is ready to offer 25% of the more existing fees, प्लस मिस्टर ए उसका फैमिली फ्रेंड था, मिस्टर प्रमोटर ऑफ XYZ Limited is क्लोज फैमिली फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए जो कि मैनेजिंग पार्टनर है, और मिस्टर ए हैज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। इन 3 लाइनों को एक्सेप्ट, इन 3 लाइनों को हाईलाइट करोगे और लिखोगे यहाँ पर कि भैया यहाँ पर मेरे को कमर्शियल कंसिडरेशन एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ये आपको स्ट्राइक नहीं किया, ये इंक्वायरीज वाला और दूसरा पॉइंट आपको स्ट्राइक कर गया रेजिग्नेशन वाला। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर स्ट्राइक कर गया तो वहां भी स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में। तो सिर्फ आप ये 3 लाइनें पढ़ोगे पेपर से पहले वाले दिन। हमको अपना सिलेबस पेपर से पहले वाले दिन के लिए तैयार करना है, उस दिन हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। तो आप ये 3 लाइनें पढ़ोगे और आपने एरो में डाल के लिख रखा है कमर्शियल कंसिडरेशन वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना है। तो आपको ना ही तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है और ना ही नीचे का आंसर पढ़ने की जरूरत है। बात समझ में आई? एंड दिस इज हाउ यू डू
अ क्वेश्चन बैंक। 400 पेज का किताब, 600 पेज की किताब क्वेश्चन बैंक याद नहीं करना है। पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। आपको सिर्फ अपनी मेन बुक याद करनी है। सही है। किसी को कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, किसी को कोई भी दिक्कत इस अप्रोच से? नहीं याद करना भाई, ये 10-10 लाइनें लिख रखी है, नहीं याद करनी। क्यों याद करेंगे? हमने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने अपना कॉन्सेप्ट याद करा है, हम वो बता के आएंगे उसको, है ना। अब देखो, कुछ कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन ना समझ नहीं आता है। हाँ, फेमिलियरिटी थ्रेट आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें बताता कुछ कुछ, और हमने SQC1 में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा था ना कि फेमिलियर SQC1 लेज स्पेशल एम्फोसिस ऑन फेमिलियरिटी थ्रेट, तो वो वाली चीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो, अब कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया क्वेश्चन पता नहीं चलता कि इसमें क्या लिखें क्या नहीं लिखें। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब तुम कोई बताना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तुम मुझे बताना बिना आंसर देके कि इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो कैसे पकड़ना। MNP and company, a firm of auditor, is appointed by a bank to conduct stock audit of a borrower. MNP कंपनी एक CA फर्म है, उसको एक बैंक ने अपॉइंट किया और बोला कि भैया इस बंदे की स्टॉक ऑडिट करके आनी है आपको। तो इस ऑडिट फर्म ने अपने एक CA एम्प्लॉय को, जो कि सुधांशु नाम है जिसका, उसको भेजा, कहा भैया तू स्टॉक ऑडिट करा। सुधांशु को लगा भैया मस्त अपॉर्चुनिटी है, उसने क्लाइंट को बोला देखो हम आपका स्टॉक ऑडिट कर देंगे, कुछ गड़बड़ी भी निकली ना तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बदले में आपको हमसे ऑडिट करानी पड़ेगी। देखो, टू प्रिवेल अपॉन द क्लाइंट टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम द फर्म, ही ऑल्सो इंश्योर कि भैया हम आपको एक क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देंगे बिना किसी एडवर्स कमेंट, एज अ क्विड प्रो क्रो। क्विड प्रो क्यों? यानी कि आप हम पे एक एहसान करो, हम आप पे एक एहसान करेंगे कि आप हमसे ऑडिट कराओ और हम आपको एक क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देंगे। क्या ये सुधांशु की अप्रोच प्रॉपर है? और इससे क्या पता चलता है फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का। अब मुझे बताओ कि इसमें तुम क्या आंसर लिखोगे, प्लीज बिना देखे बताना, क्योंकि मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि किस तरह से आप पहचानते हो। सबको ये तो समझ में आ जाएगा कि सुधांशु की अप्रोच प्रॉपर नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स वायलेट, नॉन कंप्लायंस हुआ एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कमर्शियल कंसिडरेशन ओवरराइड क्वालिटी। देखो पढ़े, सबसे पहला तो आपको पहचानना है कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो यहां पर लास्ट में लिखा है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म, यानी कि SQC1 का क्वेश्चन है ना। जिसको नहीं समझ में आया था कि भैया इसमें क्या लगना चाहिए, उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म से कि भैया ये SQC1 का क्वेश्चन है। फिर SQC1 में क्या क्या पॉइंट थे? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे एम्प्लॉइज होने चाहिए, अच्छे क्लाइंट लेके आने हैं, अच्छे एम्प्लॉइज आओ रोको उनको, फिर ऑडिट कराओ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराओ, एंड लास्ट में मॉनिटर करते रहो। तो अब क्या इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करना शुरू करते हैं हम, है ना। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। 6 पॉइंट्स है SQC1 में। मॉनिटरिंग से रिलेटेड कुछ है? कुछ नहीं है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से रिलेटेड कुछ है? कुछ भी नहीं है। HR पॉलिसी से रिलेटेड कुछ है? उससे भी रिलेटेड कुछ नहीं है। फिर एक पॉइंट आता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला कि भैया अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, वो हो सकता है। अच्छे क्लाइंट से रिलेटेड कुछ है? उससे भी कुछ नहीं है। एंड लास्ट में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, ना ही कमर्शियल कंसिडरेशन है। तो एक ही पॉइंट बचता अपने पास, एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला। तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा था
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय, तो यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है। अच्छे एम्प्लॉयज लेके आओ। हमने सब कुछ एलिमिनेट करके देख लिया, बात लीडर पे भी नहीं आ रही क्योंकि ये एम्प्लॉय है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है उससे। कमर्शियल कंसिडरेशन वाली बात जब आती जब उस फर्म का मैनेजिंग पार्टनर कुछ बोलता है या सीईओ कुछ बोलता उनसे ऐसी हरकतें करता। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कैसे पहचान रहे हैं समझ में आ रहा है? आंसर क्या लिखना है? यस सर, यस। देखो इसने हेडिंग डाल के क्या लिख रखा है, क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स अंडर SQC1 HR वाला पॉइंट। फिर फैक्ट ऑफ द केस आप यहां पर दोगे और फिर आप अपना कंक्लूजन दोगे कि भैया वो कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट कर रहा है और उसकी स्पिरिट को वायलेट कर रहा है एंड इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ये सर एलिमिनेशन वाला पॉइंट अच्छा था। हाँ जी, तो ये पॉइंट अच्छा था, आप इसको ध्यान में रखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी इसी पॉइंट से सॉर्ट हो जाएंगी। अगर आपको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता ना तो आप सब कुछ ले आओ कि भैया ये कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा जा, ये कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा जा। तो इस तरह से आप बहुत नैरो डाउन कर पाओगे। आपके क्वेश्चन में ही सारे हिंट्स छिपे होते हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे लिखा था। आज आपको पता है कि भैया हमने चैप्टर 1 किया है तो ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का, लेकिन ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो वो सब चीजें आपको बताता है, बस आप पहचानो तो सही। एम्प्लॉइज भी लिखा हुआ है ना? तो आप अपने एम्प्लॉइज वाले पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। अब आप अपना स्टडी मैट देखोगे ना तो उसमें 4 लाइनें लेके कंक्लूजन लिख के खत्म कर रखा है, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे। 4 लाइन में कंक्लूजन लिख के खत्म कर दोगे, 0 मिलेगा। पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे कि भैया अच्छे एम्प्लॉइज कौन होते हैं जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। फिर वो 5 तरह के एथिकल रिक्वायरमेंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप फैक्ट ऑफ द केस पे बताओगे कि भैया इन दी अबव केस ऐसा ऐसा सीन है, वो उसको ये बोल रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, विच वायलेट्स कोड ऑफ एथिक्स, विच वायलेट्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो फिर आप कंक्लूजन लिख दोगे कि भैया इसकी अप्रोच करेक्ट नहीं। फिर आपको मिलेंगे पूरे 5 में से 5। अब समझ में आया? क्या इसके आंसर को पढ़ने की जरूरत है? क्या इसके आंसर को याद करने की जरूरत है? क्लियर सर। फैक्ट ऑफ द केस आपने डाले हैं यार। फैक्ट ऑफ द केस मैंने नहीं डाले हैं, आईसीआई ने पुराने डाल, मतलब आईसीआई ने जो भी आंसर्स कीज दे रखे हैं ना या फिर मॉड्यूल में डाल रखा है वो ही है इसमें, मैंने अलग से नहीं डाले। और आपको याद भी नहीं करने फैक्ट ऑफ द केस, आपको खुद से बना के लिख के आने। प्लीज कुछ भी आंसर्स आपको नहीं याद करने क्वेश्चन बैंक में से, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर बोल रहा हूं कि इट इज जस्ट अ टूल टू असेस कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, आपको चीजें कितनी याद है। एंड मेरे बच्चे, जब तुमने पहचान लिया कि यहां पर कोड ऑफ एथिक्स लग रहा है, यहां पर एथिकल प्रिंसिपल्स का वायलेशन हो रहा है, तो तुमको आंख बंद करके याद करना है कि उसमें मैं क्या लिखूंगा। कोड ऑफ एथिक्स समझ में तो आ गया, अब आपको याद ही नहीं आ रहा कोड ऑफ एथिक्स में लिखना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या था मेरा। बस आपको ये पता है कि इंटीग्रिटी फॉलो नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो नहीं कर रहा। आपको 5 पॉइंट्स याद करने, रिकॉल करने हैं, ऐसे आप लिख के आ पाओगे। राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ऑडिट में, रिकॉल की जरूरत है। अंडरलाइनिंग की, हाईलाइटिंग की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, रिकॉल की जरूरत है। हाँ, प्रेरणा के लिए सर बिग रिलीफ के क्वेश्चन बैंक याद नहीं करना भाई, हमेशा से ही नहीं करना था यार याद ये, पर पता नहीं क्यों टीचर्स तुम्हें समझाते नहीं है, क्यों टीचर्स बताते नहीं है। एक टीचर ने भाई 200 पेज की किताब तो निकाल दी है, फिर 400 पेज का क्वेश्चन बैंक पकड़ा देता है। अब उस किताब में पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन है। फिर तुमको लगता है नहीं भैया क्वेश्चन बैंक भी तो याद करना है, नहीं करना यार, इट इज जस्ट अ टूल। सिर्फ एक किताब याद करनी है, ऑडिट की मेन बुक।
अप्रोच सही होनी चाहिए आप लोगों की। आपको घर पे बैठे बैठे पता चल जाएगा कि भैया मैं कितने पानी में हूं, क्वेश्चन बैंक देखोगे तो। याद तो कतई नहीं करना प्लीज, सिर्फ टाइम वेस्ट है क्वेश्चन बैंक को याद करना। पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं, और मार्किंग भी करनी है, पहले दिन से मार्किंग करके रखनी है कि भैया यार वैसे तो ना थोड़ा सा टाइम फालतू निकल गया, 7-5 हो गए, लेकिन मैं तुम्हें आज एक चीज और बताता हूँ, समझाता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ, कल की क्लास में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। यार जब भी कोई पॉइंट समझाने पे आता ना टाइम खत्म हो जाता है। देखो एक चीज को बहुत ध्यान से समझो प्लीज, तुम्हारा एग्जाम है ना, उस एग्जाम से पहले तुम्हारे पास 1.5 दिन की छुट्टी है, तो तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उस 1.5 दिन में तुमको सब कुछ रिवाइज करके जाना है। अब मैं क्या करता था, या फिर रैंकर्स क्या करते हैं कि उस 19 चैप्टर को 1.5 दिन में 19 चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं कि भैया चैप्टर 1 को मैं आधा घंटा दूंगा, चैप्टर 2 को मैं 1 घंटा दूंगा, चैप्टर 3 को मैं 1.5 घंटा दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो छोटा चैप्टर है उसको 20 मिनट में निपटाना है। अब इस 1 घंटे में आपको कॉन्सेप्ट बुक भी पढ़नी है और क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट बुक पे आपका 90% ऑफ द टाइम जाएगा, 10% ऑफ द टाइम आपका जाएगा क्वेश्चन बैंक पे, और क्वेश्चन बैंक में आपके पास मार्किंग होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को देखने हैं, और हाईलाइट होना चाहिए। पहली बात तो जो उनसे क्वेश्चन नहीं देखना उस पर प्रॉपर ऐसे कांटा लगा होना चाहिए। आपको नहीं देखना है तो नहीं देखना है, जिस दिन जो आपका पहली बार में बन गया था वो दूसरी बार में भी बन जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको लेके आना है कि भैया अगर मेरे पास 10 मिनट है एक क्वेश्चन बैंक को देखने के, उस 10 मिनट में मैं कितने क्वेश्चंस पढ़ सकता हूं। मान लो आप 10 क्वेश्चन पढ़ सकते हो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, तो वो 10 क्वेश्चन तक आपको एलिमिनेट कर करके लाना है कि कौन से 10 क्वेश्चन होंगे जो मैं पढ़ने वाला हूं पेपर से पहले। बात समझ में आ रही है? प्रतीक क्वेश्चन बैंक नहीं दिख रहा सर टेलीग्राम पर, क्वेश्चन बैंक आज सुबह ही डला है टेलीग्राम पर। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप वो कर लो, या फिर किसी बच्चे से पूछो, क्वेश्चन बैंक डाला होगा। और ग्रुप ज्वाइन करके रखो यार, मैं आगे के क्वेश्चन बैंक को नोट्स सारे टेलीग्राम पे ही देने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है कि आपके पास मार्किंग होनी चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट है या 6 मिनट है एक क्वेश्चन बैंक को देखने के एक चैप्टर के, तो उस 6 मिनट में मैं कितने क्वेश्चंस देख सकती हूँ एंड कौन से वो 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपके पास इस लेवल तक की तैयारी होनी चाहिए। बच्चा कल कह रहा था ना कि सर रैंक तो कैसे ही आएगी, ऐसे आएगी भाई, रैंक आती है, कोई 30 मार खान बच्चा नहीं है, सब अपने तुम्हारे जैसे ही बच्चे हैं, हमारे जैसे बच्चे ही रैंक लेके आते हैं। तरीका सही होना चाहिए, और वो तरीके सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, सही है? मजा आया सारी बातें सुन के? आज कुछ दिमाग खुला कि हाँ कैसे पढ़ना चाहिए? कुछ लिख दो यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर हैंग हो गया, बताओ मुझे। नियर जो हमारा क्लास का टेलीग्राम चैनल है ना, ऑडिट फास्ट ट्रैक नवंबर 24 वाला, उस पे डाल। यस सर, अमेजिंग, यस सर, मजा आया। और अब ये बातें सबसे पहले तो जाके अपने क्रश को बताना, उसको इम्प्रेस करना, और फिर बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना प्लीज। ऐसा नहीं करते कि जो तुमको समझ में आ गया वो अपने तक ही रखो। मेरे को किसी ने समझाया कि मैं आज तुम्हें समझा रहा हूं, तुम जाके अपने दोस्तों को आगे समझाओ। मेक किसी की लाइफ बेटर करो, वो दुआएं भी वापस आए, है ना। मैंने एक लाइन सुनी थी कि सब घूम के वापस आ जाता है, छोटे दुनिया गोल है। तो अगर तुम किसी पे अच्छी वाइब पास ऑन करोगे, किसी पे तारीफ पास ऑन करोगे, किसी की मदद करोगे, तो तुम्हारे पास वो आए, कभी ना कभी आएगी, है ना। तो स्प्रेड द गुडनेस, स्प्रेड द हैप्पीनेस। और मैंने अपनी बुक में कोट भी डाला था, तुमको अगले चैप्टर में मिलेगा, उसमें लिखा था कि इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल गिव देम सम ऑफ योर्स। तो बांटो ये सारी बातें, ये चीजें समझाओ उन बच्चों को, अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी बर्डन थोड़ा कम हो, है ना। 400 पेज का क्वेश्चन बैंक बेचारे याद करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी फेल होते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं। उनको बताओ कि भाई सिर्फ मेन बुक पे टाइम लगाना होता है, और मेन बुक को अच्छे से चूज करना होता है। सही किताब को चूज करो,
आधी दिक्कत है तो तुम्हारी वहीं खत्म हो जाए, है ना। तुम छोटे के चक्कर में पड़ते हो कि भैया मैं 200 पेज की किताब कर लूँ, 250 पेज की किताब कर लूँ, फिर तुम 6 महीने बाद 6 महीने और लगाते हो। तुम चाहते थे कि मैं कम टाइम लगाऊं, तुमने पूरे 6 महीने ही फालतू लगाए उस चक्कर में। तो गलत चीजों से निकलो यार, मार्केट में कुछ भी चल रहा है, बी स्मार्ट इनफ, ठीक है। एक टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको किताब में लिखे हुए क्वेश्चन समझा रहा है, किताब में लिखे हुए कॉन्सेप्ट बता रहा है। एक टीचर का काम आपको गाइड करना होता है। एटलीस्ट मैं आपके लिए एज अ बड़े भाई का रोल अदा करना चाहता हूँ, ना कि टीचर का, कि हाँ जो क्लास में था मैंने समझा दिया, क्वेश्चन कर लेना, हो जाओगे पास, पढ़ोगे तो। नहीं भाई, तुमको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है। एक स्टूडेंट के लाइफ में 50 फैक्टर्स प्लेन करते हैं कि भैया टाइम कम बच रहा है, भैया मन नहीं कर रहा पढ़ने का, भैया कोई लड़की पसंद आई वो मुझको भाग नहीं दे रही, तो सारे दिन मेरे दिमाग में वो चलती जा रही है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, भैया चीजें याद नहीं रह रही, भैया नींद बहुत आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में। भैया 8 सब्जेक्ट से कैसे मैनेज करें टाइम, इतने सब्जेक्ट्स। तो ये ऐसा नहीं ना कि मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ ऑडिट से मतलब रखूं कि तुम्हारा ऑडिट मैंने तुमको पढ़ा दिया, अब तुम जाओ। मेरी तरफ से तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो वो 10 फैक्टर्स प्लेन कर रहे हैं ना। तो जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी, वो पूछो ना भाई। मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे सारे जवाब दूंगा, चाहे तुम्हारी कैसी भी क्वेरी, है ना। हर एक चीज जो तुम्हारी लाइफ पे इंपैक्ट डालती है उसका जवाब तुम्हें ढूंढना चाहिए, तुम्हें सारी चीजों को सोल्व करना चाहिए। तब तो तुम एक कंफर्टेबल माइंड, एक आराम से एक अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट दे पाओगे। इतना डिफिकल्ट कोर्स है ये, जो किताबों में चीजें पढ़ रहे हैं ना, इतनी काम नहीं आती है, भूल जाओगे तुम, 2 महीने में भूल जाओगे पेपर पास होने के बाद। इंटर में जो पढ़ा था याद है क्या तुमको? आज मैं तुमसे टैक्स का कुछ पूछूं, अकाउंट्स का कुछ पूछूं, तुमको नहीं बता पाओगे, तुमको बेसिक बेसिक पढ़ता होगा, तुम पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, पढ़ने के बाद बता दो। सेम फाइनल के साथ होगा, ये चीजें तुम करोगे, तुम पेपर तक याद रखोगे, जिस दिन पेपर का रिजल्ट आया या तो तुम तब तक भी भूल चुके होगे या उसके 2 महीने में तो पक्का भूल जाओगे। तुम पास हुए 2 महीने में सब भूल जाओगे कि मैंने क्या पढ़ाया था या किसी भी टीचर ने क्या एग्जाम्पल्स दिए थे। लेकिन दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू इनकलकेट इन योरसेल्फ। तुमको अपना माइंडसेट बनाना है। एक सीए का मतलब ये नहीं होता आज तुम मुझसे टैक्स का कुछ पूछो मैं बता पाऊंगा तुमको, मैं तुम्हें सर नहीं बता पाऊंगा, मैं अपना टैक्स नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, किसी और का तो बहुत दूर की बात है। तुम मुझसे पूछो अकाउंट्स की 6 जनरल एंट्री, मुश्किल ही है, मैं बता दूंगा तुम्हें, बट दैट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर माइंडसेट, कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हो, आप कितना खुश हो अपने जीवन में, वो भी बहुत मैटर करता है। ये सारी चीजें एक पार्ट है एंड ट्रीट इट एज अ पार्ट। और बाकी चीजें भी तुम्हारी लाइफ में हैं जो वो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो इंपॉर्टेंट है और तुम्हें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलो पढ़ते हैं यार। देखो क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा खत्म करके ही जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन और पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तुम में से कोई यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्रामर है क्या जो मेरी क्लिप काट के डालने वाला है? मैंने देखे बच्चे भाई साहब यूट्यूब चैनल खोलते हैं, सर कोई भी टीचर मोटिवेशन दे रहा, कोई भी टीचर जोक मार रहा, उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालते हैं। तो तुम में से भी कोई है तो मुझे बता देना। हाँ मैं तो नहीं हूँ प्रतीक। हाँ जी कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी बच्चे चले गए क्या? गए तो नहीं होंगे, यहीं होंगे। देखो चलो अच्छा बताओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। CAM इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, कि एक क्लाइंट जो भी हमारा क्लाइंट है नहीं लेकिन हम उसको क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन अ सोशल फंक्शन। He assures to visit office of CAM very soon in relation to professional work। वो क्लाइंट बोलता है कि सर मैं आपके ऑफिस में आऊंगा कुछ काम के सिलसिले में। During discussions over a cup of coffee next week, it transpires that there was a search by enforcement directorate, कि ED ने इसके premises को सर्च किया था about a month back, resulting in recovery of a huge sum of cash।
काला धन था लौंडे के पास, वो सी सबको बता रहा है कि भैया ईडी की रेड पड़ी थी, ले गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके प्रीमाइसेस को सर्च किया था इन रिलेशन टू बोगस कैपिटल गेन ऑन पेनी स्टॉक्स, कि झूठा कैपिटल गेन दिखा रहा था पेनी स्टॉक्स पे। लिमेंटिंग पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिज प्रेजेंट ऑडिटर, ही ऑफर्स अपॉइंटमेंट एज टैक्स ऑडिटर ऑफ हिज 5 फैमिली ओन्ड फर्म्स टू सीएम इन लिeu ऑफ हैंडसम फीस। वगैरह साहब बढ़िया पैसे देंगे, हमारा अभी का ऑडिटर किसी काम का नहीं, आपको हम बढ़िया पैसे देंगे, आप हमारी 5 फर्म्स का ऑडिट करो। What are the factors to be evaluated by CAM if he wants to take up by the engagement? बताओ, बिजनेस रेप्यूटेशन और इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लिखने वाले हो? क्रिमिनल एक्टिविटीज और नेचर ऑफ बिजनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। एक चीज और समझ लो कि भैया जब तुम कॉन्सेप्ट पहचान लेते हो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें पूरा लिखना है। अब ये वाला जो है इसमें बिजनेस रेप्यूटेशन आ जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट आ जाएगा, है ना, एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट आ जाएगा, ये सारी चीजें 1-2 पॉइंट्स रिलेट हो रहे हैं इससे, लेकिन इसमें वो वाला पॉइंट रिलेट नहीं हो रहा, फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल वाला। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज वाला रिलेट हो रहा है, लेकिन इसमें कौन सा रिलेट नहीं हो रहा है? नेचर ऑफ बिजनेस भी रिलेट हो रहा है। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स वैसे तो रिलेट हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मान लो इसमें 1-2 ही पॉइंट रिलेट हो रहे होते सिर्फ, है ना, तो भी आपको वो सारे 6 पॉइंट लिखने हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको पूरे 4-5-6 पॉइंट जितने भी थे वो सारे लिखने हैं, फिर फैक्ट ऑफ द केस पे आना, फिर कंक्लूजन पे। सही है? भोली पंजाबन वाले 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं और वही इन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ये देखो, बिजनेस रेपुटेशन देखना, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर की, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, है ना, अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट, फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल, इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, नॉन रिअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, और फिर एक छोटा सा कंक्लूजन दे रखा है, लेकिन आपको पहले फैक्ट ऑफ द केस बताना, फिर कंक्लूजन बताना। सही है? क्या आपको ये याद करने की जरूरत थी क्वेश्चन बैंक में से, या अपन ने मेन बुक में पढ़ लिया, याद करा दिया मैंने आपको? फालतू में डरते रहते हो तुम क्वेश्चन बैंक से, सर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक, कुछ है क्वेश्चन बैंक में? कुछ नहीं है क्वेश्चन बैंक में, सिर्फ एक टूल है क्वेश्चन बैंक अपने आप को असेस करने का कि भैया मैं कितने पानी में, मेरे को कितनी चीजें आती, कितनी नहीं आती। क्लियर? लाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। GVN and Associates are the auditors of a listed company involved in fintech sector. The engagement team is stuck up with some issue pertaining to a particular Ind AS applicable to the company. They have formed a query and sent to ICAI for expert opinion. ICAI ने expert opinion दे दिया, query resolve हो गई। वो बोल रहा है कि भैया क्योंकि मेरे को expert opinion मिल गया तो मेरे को engagement quality control reviewer की जरूरत नहीं। क्या सीन है कि एक सीए फर्म है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट का ऑडिट कर रही है, उसको कुछ क्वेरी आई, डिफिकल्ट मैटर्स आए, तो उसने आईसीआई को एक चिट्ठी लिखी, भैया इसका क्या करें। आईसीआई ने बता दिया कि इसका क्या करना है। अब वो बोल रहे हैं जब आईसीआई ने खुद ही क्वेरी सोल्व कर दी तो अब रिव्यूअर का क्या काम। तो इसमें क्या लिखोगे? अब देखो आईसीआई ने यहां पर ये 3 लाइन का आंसर दे रखा है, 3 लाइन का आंसर लिख के आओगे तुमको कितना नंबर मिलेगा? ईशा कह रही है सर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी फॉर लिस्टेड और अदर केस में फर्म कैन डिसाइड। सही बात है। अर्शदीप कह रहा सर 0 नंबर मिलेगा, 3 नंबर। अर्शदीप कह रही है सर 0 नंबर मिलेंगे, 3 लाइन का आंसर लिख के आएंगे तो अब आप इसमें क्या क्या लिखोगे मेरे को ये बता दो। पहला तो आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे कि भैया अगर डिफिकल्ट मैटर्स आएंगे तो आप क्या करोगे, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे। जिसमें क्या लिखा हो सकता है कि या तो थर्ड पार्टी या फिर रेगुलेटरी बॉडी। दूसरी चीज आप लिखोगे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होता है, क्या क्या चीजें करता है वो, मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के लिए, अदर के लिए फर्म की पॉलिसी पर डिपेंड करता है।
फिर आप फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे कि भैया वो तो आपने कंसल्टेशन ली है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अलग होता है, और मतलब फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे कि उन्होंने कंसल्टेशन लिया और अब वो कह दें कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की जरूरत नहीं है, और कंक्लूजन में लिख दोगे कि भैया क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अलग होता है, वो मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए, तो इनको कराना पड़ेगा। शिट यार, फिर से हैंग हो गया क्या? सही चल रहा है, ऐसे मत बोला करो यार हैंग हैंग। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर कैसे लिखना है समझ में आ गया। पहला क्वालिटी कंट्रोल, पहला डिफिकल्ट मैटर्स की कंसल्टेशन वाला पॉइंट लिखोगे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बारे में लिखोगे, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। कोई डाउट दिक्कत परेशानी इन क्वेश्चंस में? आते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझ में आए थे क्लास में, रिलेट कर पा रहे हो हर एक चीज, लिख दोगे पेपर में आएगा तो। हो यस सर, लिख देंगे। अर्शदीप, यस सर, यस सर, लिख देंगे। वेरी नाइस। लाओ एक दो क्वेश्चन और करा दूं तुम्हें, फिर हम छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। लाओ सिक्स्थ करते हैं। PQR Associates Chartered Accountant is a partnership firm having 3 partner, CAPQR, appointed as statutory auditor of ABC Limited, a listed entity, for the financial year. This CAP is appointed as engagement partner for the ABC Limited. Before issuing audit report, CAP asks CAR to perform engagement quality control review and is of the view that responsibility will be reduced after review by CAR. क्या आपको लगता है कि CAP सही है? एक PQR करके फर्म है, वो एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रही है, पी ने ऑडिट कर दी, अब वो बोल रहा है यार भाई तू रिव्यू कर ले। अब वो बोल रहा है कि जब तू रिव्यू करेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी? नहीं होगी, नो सर। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे EQCR वाला, ठीक है। आप देखो, आप उनको बताओगे कि भैया EQCR क्या क्या करता है, इंडिपेंडेंस देखता है, सिग्निफिकेंट रिस्क देखता है, जजमेंट्स देखता है, कंसल्टेशन देखता है कि ली है क्या नहीं ली। ये मैंने 3 पॉइंट्स पढ़ाए थे ना कि लिस्टेड एंटिटी के केस में स्पेशली वो क्या क्या 3 चीजें देखता है, और बाकी सबके केस में वो क्या देखता है कि भैया जो मैटर कम्युनिकेट होने चाहिए थे वो हुए कि नहीं, वर्किंग पेपर सही से दिखा रहे क्या नहीं, अप्रोप्रिएटनेस दिखा रहे क्या नहीं। तो एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये देखेगा। फिर आप फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे कि भैया इस केस में CAP बोल रहा है कि रिव्यू कर दे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और फिर आप कंक्लूजन लिखोगे कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। सही है? वही चीजें हैं सारी जो हमने क्लास में पढ़ी थी, जो हमने याद करी थी, जो SQC 1 में थी। अब क्या, अब आप एक बात मेरे को बताओ कि क्या इस क्वेश्चन को पेपर से पहले वाले दिन पढ़ने की जरूरत भी है, या फिर जो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि भैया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ये वाला, इसको क्या पेपर से पहले पढ़ने की जरूरत भी है? नहीं है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज हाउ माय डियर फ्रेंड्स you can revise all of the audit syllabus in one day. You have to mark. अपनी किताब में तो मैं मार्क करके दे ही रहा हूं तुम्हें कि कौन सा ब्लू है कौन सा ब्लैक है, ब्लू वाला नहीं पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है ना। क्वेश्चन बैंक में तुमको मैंने मार्क करना सिखा दिया, और दिस सेम स्ट्रैटेजी अप्लाइज टू एवरीथिंग। SFM, FR, DT, IDT, नहीं जरूरत है तुम्हें 5000 क्वेश्चन पढ़ने की, और नहीं कर सकते तुम 5000 क्वेश्चन एक दिन में रिवाइज, तो पहले दिन से काटते चलो कि भैया जो क्वेश्चन पहले दिन में बन रहा है उसको काट दिया मैंने,
आखिरी के दिन पे तुम्हारे को पता होना चाहिए कि भैया एएफएम का ये वाला चैप्टर है ना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसको मेरे को 1.5 घंटा देना है और 1.5 घंटे में मैं इतने क्वेश्चन पढ़ सकता हूं, और अगर मैं 1.5 घंटे में 7 क्वेश्चन कर सकता हूं तो कौन से वो 7 क्वेश्चन होने वाले। दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू नीड, और उसके बाद मुझे बताना कि कैसे फेल हो रहे तुम, हो ही नहीं सकते तुम फेल। You just have to mend your ways. You just have to do it smart. Right? चलो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। MBA and Associates, एक तो भाई ये ग्रीन ग्रीन क्यों आ जा रहा बार बार। MBA and Associates, partnership firm of CAs which was established 7 years back. Firm is getting new clients and also offered new engagement services with existing clients. Firm is concerned about obtaining such information as it considers necessary in these circumstances before accepting an engagement. एक फर्म है जो 7 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी, फर्म को नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं और नई एंगेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर हो रही हैं। अब फर्म चिंता में है कि भैया उन क्लाइंट्स के बारे में उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी। कौन सा पॉइंट है ये, समझ में आ रहा है? अच्छे क्लाइंट्स लाओ, अच्छे क्लाइंट्स लाओ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अच्छे एम्प्लॉय लाओ, अच्छे क्लाइंट्स लाओ। तो अच्छे क्लाइंट्स लाने के लिए इनको इंफॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ठीक है। With a new client and acceptance of an engagement with an existing client, the firm is looking to work only with the select clients to adhere quality control standards. Guide करो MBA and Associates को about the matter to be considered with regard to integrity of the client. कौन से 6 पॉइंट लिखोगे जी? आ रहा है कुछ याद? क्या लिखोगे इसमें? बोली पंजाबन, यस, बोली पंजाबन वाले पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। और इसमें क्योंकि कोई केस स्टडी नहीं है, उसने सिर्फ गाइड करने के लिए पूछा है, तो इसमें सिर्फ आप पॉइंट्स लिख दोगे, फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कोई केस स्टडी बना के नहीं दी, सीधा सीधा पूछ लिया कि गाइड कि कैसे इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट चेक करोगे, है ना। अब बताओ, पढ़ाऊं मैं ये क्वेश्चन? क्यों पढ़ाऊं मैं ये क्वेश्चन? काटा मार दो इसको, ना तो मैं पढ़ाऊंगा ना ही तुम्हें पढ़ना है, पेपर वाले दिन भी नहीं पढ़ना है। मैंने इतनी सुंदर सुंदर फोटो छाप के दे रखी है किताब में, वहीं से पढ़ना है। सही है? यो आ रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा ऑडिट में। अब लग रहा है कि भैया की क्लास लिए तो पास तो हो जाएंगे। टेल मी, हाँ यस सर, यस सर, यस सर। चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया विद क्वेश्चन बैंक। देखो यार फास्ट ट्रैक है तो सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे, बाकी क्वेश्चन तुम होमवर्क कर लेना, और मुझसे कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, और बाकी क्लास में तो मैं हुई, कभी भी पूछ लेना। सही है? सब लिख रहे हैं यस सर, यस सर। मजा आया आज के लेक्चर में? खत्म कर दें आज के लेक्चर को? तुम लोग मुझे मैसेज करके बताना व्हाट्सएप पे कि किसको ये जो मैंने आज चीजें समझाई कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बैंक को अप्रोच करना है, कैसे तैयारी करनी है आखिरी दिन की। हाँ 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 यार, मैं तुमको ही बता दूं, 1 सेकंड रुको, मेरे को 1 सेकंड दो। ओह शिट, मैंने इस रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की थी यार। मैं ये कह रहा था कि जन्माष्टमी की छुट्टी कर लेते हैं, उस दिन तुम घूम लेना। मंडे की जन्माष्टमी है, संडे को हम बुला लेते हैं, कल बुला लेते हैं बेसिकली, परसों की छुट्टी कर देंगे। ये ठीक है? आगे से फिर संडे की कर लिया करेंगे छुट्टी। ओके ठीक है, ठीक है जी। यार एक काम और कर दोगे तुम लोग मेरा, कि जब भी मैं तुम्हारी क्लास स्टार्ट करूं तुम मुझे याद दिलाना कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लो यार। अब देखो मैंने तुम्हें पूरी क्लास दे दी, रिकॉर्डिंग हुई नहीं इसकी, बताओ तो और रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, याद दिला देना
क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा वो ऐप में ना लेक्चर। हाँ पक्का याद दिला देना यार, क्योंकि मैंने इंटर वाले बच्चों को भी कहा था, वो रोज भूल जाते थे और मैं भी बहुत बार भूल जाता था, तो बहुत दिनों में आदत पड़ी थी, वो फिर छूट गई। हाँ प्लीज याद दिलाना मेरे को। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। सेकेंडली, आज जिसको जो जो बातें बहुत अच्छी लगी पढ़ाई से रिलेटेड और क्वेश्चन बैंक को अप्रोच कैसे करना है, एग्जाम के दिन तैयारी कैसे करनी है, वो सब आप मुझे अपना रिव्यू जरूर देना व्हाट्सएप पे। और किसी को कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी, जैसे मैंने कहा था ना कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो किसी भी चीज के बारे में आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, एज अ बड़ा भाई तो मुझे मैसेज करना है ना। मुझे लगेगा कि क्लास में डिस्कस करना है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो तुम्हें व्हाट्सएप पे कर दें। मित्तल कह रही है कि सर कल वाला लेक्चर क्यों नहीं दिख रहा, वो हम ना यूट्यूब पे डालने वाले हैं आजकल में, तो वो आपको आप वहीं से देख लेना, बाकी कल वाला लेक्चर भी दिख जाएगा आपको 1-2 दिन में। अपलोड करना पड़ता है पीछे से ना। ठीक है चलो, ओके बाय बाय, भागो दौड़ो निकलो, एंजॉय योरसेल्व्स।